बजते हुए सायरन और छाता हुआ अंधेरा, घबराहट नहीं राहत की निशानी। देश के लिए कुछ करना था, करेंगे तैयारी, माने मॉक ड्रिल। क्या ये लड़ाई शुरू होने का संकेत है? इस सवाल का जवाब एक शब्द वाला जानेंगे कि पानी उतरने के बाद किसके हाथ बस पत्थर आए, थोड़ा सा हिसाब राहत का और थोड़ा सा जिक्र कि कौन आहत हो रहा है, और बात यह भी कि साथी हाथ बढ़ाना की धुन के बीच पर बढ़ते नेता राजनीति की किन गलियों में पैर बढ़ा रहे हैं। साथ ही बात न्यायपालिका की पारदर्शिता के दावों के बीच हुए ऐलानों से क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा, और क्या असर पड़ेगा पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज से, जिनके ऊपर नीतीश सरकार ने लाठियां बरसाई हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid. एकाएक बजने लगेंगे सायरन, हर तरफ छा जाएगा अंधेरा, इमारतों से निकलने लगेंगे लोग, खोजेंगे महफूज आशियाना। ये कोई कविता नहीं है और ना ही ये कविता लिखने का वक्त है। वक्त है तैयारियों का, एकजुट होने का, अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित बनाने का। अगर सोशल मीडिया थोड़ा भी चलाते हैं या समाचारों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों से आपका वास्ता ज़रूर पड़ चुका होगा। दृश्य जो देश के कई हिस्सों से आ रहे हैं। कहीं कोई गार्ड सायरन बजा रहा है, स्कूली ड्रेस में हंसते खिलखिलाते बच्चे अचानक से अपनी बेंचों के नीचे छिप रहे हैं, लोगों का एक समूह आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन दलों की टुकड़ियां मार्च कर रही हैं, तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। सारी कवायद 7 मई के दिन होने जा रहे देशव्यापी अभ्यास को सफल बनाने की है। इसे नाम दिया गया है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। कल यानी 5 मई के दिन शाम को मीडिया रपटों में कुछ दिशा निर्देशों का जिक्र हुआ था। बताया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर तनाव बढ़ गया है और भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तरी और पश्चिमी राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों को दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले से निपटने के क्रम में सिविल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और उसके रिव्यू का निर्देश दिया है। कुल 5 कदम उठाने को कहा गया। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन चालू करना, कुछ इलाकों में अचानक ब्लैकआउट यानी अंधेरा करने का अभ्यास, आम लोगों और छात्रों को हवाई या ज़मीनी हमले के दौरान सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग देना, खतरे वाली जगहों से सुरक्षित निकलने की ट्रेनिंग देना, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक प्लांट्स और सैन्य ठिकानों को कैमोफ्लेज यानी छिपाने की ट्रेनिंग। इन आदेशों के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और राज्यों के अलग अलग सचिवों के साथ बैठकें शुरू की। 6 मई की सुबह नई दिल्ली से इन मुलाकातों के दृश्य सामने आए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे थे। एक तरफ ये मुलाकातें चल रही थी, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल्स को लेकर जानकारियां सामने आ रही थी। इंडिया टुडे से जुड़े मुनीश चंद्र पांडे ने अपनी एक रिपोर्ट में इनका सार प्रस्तुत किया। देश के कुल 244 जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। कुल 259 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं। इन जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। इन्हें साल 2010 में नोटिफाई किया गया था। इनमें बहुत सारे जिले बॉर्डर राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में स्थित हैं। लिस्ट पर आपको स्क्रीन में ये जगह नजर आ रही हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य ये पता लगाना है कि मौजूदा सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं, या इसमें किसी किस्म के सुधार की ज़रूरत है। यह भी देखना है कि लोग आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। ऐसा बताया गया कि 244 में 100 जिलों को संवेदनशील माना गया है। अधिकारी मेडिकल किट्स, मोमबत्तियां, टॉर्च और कैश रखने पर भी जोर दे रहे हैं। इन जिलों में इन तैयारियों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। भारत में करीब 300 जिले हैं। पहले 222 जिले थे, अब बढ़ाकर 300 जिले कर दिए गए हैं और इन सारे 300 जिलों में ये सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल देखा जाएगा। इसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के लोग रहेंगे, कलेक्ट्रेट के अफसर रहेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, फायर ब्रिगेड के भी लोग रहेंगे, एनडीआरएफ के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें जुड़कर हिस्सा लेंगे, पर सबसे मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की रहेगी, क्योंकि इनको एक टीम बनाकर काम करना है। मतलब समझिए, अगर 10 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं
एक सिविल डिफेंस ट्रेंड वॉलेंटियर वहां पर है, तो वो लोगों को बताएगा कि कैसे उस समय पर उस परिस्थिति में क्या क्या करना है। लोग एक टीम बनाकर उसके साथ काम करेंगे और एक टीम की तरह युद्ध के समय या अगर युद्ध होता है वॉर टाइम पर या फिर अगर वार्निंग भी होती है तो उस समय पर अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे और ज्यादा से ज्यादा हानि होने से कैसे बचा जा सकता है। ये तो हुई तैयारियों की बात। अब थोड़ी सी बात भारत के सिविल डिफेंस सिस्टम की भी करते हैं, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश। मसलन अभी इन तैयारियों की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया जा चुका है? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। भारत का सिविल डिफेंस सिस्टम 3 स्तर पर काम करता है, केंद्र, राज्य और जिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये सिस्टम मुख्य तौर पर स्वैच्छिक यानी वॉलंटियर बेसिस पर काम करता है, यानी लोग अपनी इच्छा से बिना कोई पैसा लिए इस सर्विस में शामिल होते हैं। कुछ डेजिग्नेट कर्मचारियों को पैसे भी दिए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस यानी DGCD ये दफ्तर सारा कोऑर्डिनेशन करता है। सिविल डिफेंस वार्डन्स, NCC, NSS और आपदा प्रबंधन टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर का मौजूदा स्वरूप 1968 में सामने आया था। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई। कोल्ड वॉर का दौर था। संसद में चर्चा हुई कि हमले की स्थिति में हर शहर, हर गांव को तैयार किया जाए, सायरन लगाए जाए, बंकर बनाए जाएं और आम लोगों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाए। तब 10 जुलाई 1968 के दिन पूरे देश में सिविल डिफेंस रूल्स लागू हुए। आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनर बताते हैं। 244 डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी है कि समय समय पर इन अभ्यासों को अंजाम दिया जाए। इन जिलों में वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, संगठित किया जाता है। ये जिले होमगार्ड, NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प और NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम, इनके कैडेट्स पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं और शेल्टर प्लानिंग करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर 244 जिलों को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब भी 4 पॉइंट्स में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित राज्यों के जिले, क्योंकि वहां खतरा ज़्यादा रहता है। जिन जिलों में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जैसे सैन्य ठिकाने, पावर ग्रिड्स, रिफाइनरी, बंदरगाह और कम्युनिकेशन नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे जिले। तीसरा, जिन जिलों में सघन शहरी आबादी रहती है, युद्ध की स्थिति में दुश्मन इन इलाकों को निशाना बना सकता है। और चौथा, समुद्र से लगे जिले भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन की नौसेना इन इलाकों को निशाना बना सकती है। ये 4 कैटेगरी हैं। खतरे के आधार पर इन जिलों को 3 कैटेगरीज में फिर और बांटा गया है। कैटेगरी 1 का मतलब है सबसे ज़्यादा खतरा और कैटेगरी 3 का मतलब है अपेक्षाकृत कम खतरा। सवाल है कि 7 मई के दिन के अभ्यास का महत्व क्या है? क्या भारत सरकार और भारत की सेनाएं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई प्लान कर रही हैं? और क्या इस संदर्भ में ही ये तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमला हो सकता है? लड़ाकू विमान आपके तैनात हो चुके हैं कई जगहों पर, सेनाएं आपकी तैयारी कर रही हैं, मिसाइल फोर्सेस आपकी रेडी हैं। तो जब आप कुछ करेंगे तो पलटवार तो पाकिस्तान भी करेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का पलटवार एस्केलेशन लैडर जो जिसको कहा जाता है कि वो और ज्यादा प्रभावी होगा या वो केवल अपनी जनता को लुभाने के लिए कुछ कर दे, वो बढ़ाएगा नहीं। और अगर वो बढ़ाता है तो उसके बाद भारत और बड़ा हमला करेगा। इसको सेनाओं की भाषा में एस्केलेशन लैडर कहा जाता है और ये 44 दर्जों का एस्केलेशन लैडर होता है, 44 स्तर का। भारत का आकलन यह है कि हर स्तर पर वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन युद्ध केवल सेनाएं नहीं पूरा देश लड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पर बुरा असर इसका पड़ सकता है। इसीलिए भारत का प्रयास ये होगा कि बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली कमजोर देश को, जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, लचर है, उसको और आर्थिक रूप से दबा दिया जाए। क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आतंक के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इस तरह से IMF के पास, ADB के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वहां जाकर दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान को अगली खेप ना दे पैसे की। ये तो थी बात भारत के सिविल डिफेंस सिस्टम और आने वाले दिनों के संभावित सूरत हाल की। अब एक जरूरी सवाल का जवाब और जानते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने दुनिया में 2 बड़े संघर्ष देखे, पहला रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा इजराइल हमास युद्ध। दोनों में हमने इजराइल और यूक्रेन के नागरिकों की बंकरों में जाती हुई तस्वीरें देखी। हमने वहां के डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना। क्या भारत इन सिस्टम से कुछ सीख सकता है? समझते हैं ग्राउंड पर कवरेज करने गए पत्रकारों और एक्सपर्ट से।
भारत की अगर बात करें तो अगर पाकिस्तान से तुलना की जाए तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल दागता है या फिर रॉकेट या फिर तोप के गोले, तो जो सीमावर्ती इलाके हैं और ख़ासतौर पर जम्मू और कश्मीर में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर पंजाब राजस्थान का बॉर्डर, आमतौर पर तो पंजाब राजस्थान गुजरात की सीमा सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर कुछ होगा तो वहाँ पर भी घर ज़्यादा अलग अलग जगहों पर हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत कम है। लेकिन अगर बमबारी बढ़ती है और तोपखाने से आप रॉकेट्स पर आते हैं जो करीब 90 किलोमीटर दूर तक वार कर सकते हैं, या मिसाइलों पर आते हैं जो 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर और ज़्यादा भी वार कर सकती है, तो अगर वो मिसाइल दागी जाएगी तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल के दगते ही उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, चाहे आपका सरफेस टू एयर मिसाइल हो, आपका एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर अंतिम चरण में जो आपके लड़ाकू विमान हैं वो भी उस मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत में सुरक्षा कहीं ज्यादा है और समय भी हमारे पास कुछ अधिक होगा तोपखाने के अलावा। लेकिन ये ड्रिल बहुत जरूरी है ताकि हर भारतवासी को ये पता रहे कि हमारे ऊपर खतरा किसी भी समय और बड़ा आ सकता है। ये थी भारत के सिविल डिफेंस सिस्टम की बारीकियां और 7 मई की तैयारियों को लेकर सामने आई पूरी तस्वीर। हम क्या समझे? ये समझे कि तैयारी युद्ध की नहीं है, बारी सबसे पहले अपनी मुस्तैदी जांचने की है। अब चूंकि मौजूदा समय में इसका सीधा संबंध पहलगाम हमले और उसके बाद उपजी परिस्थितियों से है, तो बात जम्मू कश्मीर में हो रही गतिविधियों की भी करते हैं। वहाँ भी सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, किस्म किस्म की बातें और लोग पकड़ में आ रहे हैं। पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। न्यूज़ एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया, हिरासत में लिए गए शख्स का नाम वकास है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले तरखाल गाँव का रहने वाला है। शुरुआती जाँच में पता चला कि वो अनजाने में गाँव से नियंत्रण रेखा पार कर दूसरी तरफ चला गया। उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इससे पहले 3-4 मई की दरमियानी रात पंजाब के गुरदासपुर में भी एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद हुसनैन को पकड़ा गया था। सुरक्षा बलों ने उसे पंजाब पुलिस को सौंपा। उसके पास से 40,000 पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र मिला। इसके अलावा राजस्थान में एक और पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया था। इस तरह से अब तक कुल 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। इधर सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार और सलाल बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इससे सिंधु नदी सिस्टम के तहत पाकिस्तान को जाने वाला चिनाब का पानी लगभग रुक गया है। इंडिया टुडे से जुड़े सुनील भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से लिखा गया कि नदी का जलस्तर एक समय 25-30 फीट तक पहुंच जाता था, जो कि अब बमुश्किल से 2 फीट पानी के साथ बह रही है। ये पाकिस्तान के हिस्से वाली बात है। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि पानी हटने के बाद पथरीली जमीन और नदी के रास्ते में रखे पत्थर साफ दिख रहे हैं। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है। जहाँ से परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और ये हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक। अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। That's the power of the statue. भारत के इन कदमों के बाद पाकिस्तान में चिंताएं बढ़ गई हैं। 5 मई को इस्लामाबाद में सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी यानी IRS सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसका कहना है कि इससे खरीफ फसलों यानी मई से सितंबर तक की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे सीजन में 7 से 21% तक की पानी की कमी हो सकती है और इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान के बड़े जलाशयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन किसानों को डर है पाकिस्तान के कि अगर पानी की कमी लंबे समय तक रही तो कपास, गन्ना और चावल जैसी फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। बात पाकिस्तान की हो रही है तो इस बीच पाकिस्तान की सेना की भी एक खबर ले लेते हैं। 5-6 मई की रात नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी की। उनकी तरफ से LOC पर लगातार 12 दिन से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के 7 सीमावर्ती जिलों में से 5 बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में ये गोलीबारी हो रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सांबा और कठुआ जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभी गोलीबारी की जानकारी नहीं आई है। भारतीय सेना इस गोलीबारी का माकूल तरीके से जवाब दे रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से सेना के मोबिलाइजेशन की भी खबरें आ रही हैं और गिरोहबंदी की भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत खड़ा किया है। भले ही इसे रूटीन दौरा बताया हो तुर्की ने, लेकिन इसकी टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भारत को संदेश देने की कोशिश है, दर्शकों को बता दें कि ये वही तुर्की है जो समय समय पर भारत की मदद लेता रहा है। साल 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत ढेर सारी राहत सामग्री तुर्की भेजी थी। सामग्री तो भूलिए, हाथ हुए पड़ोसी का हाल सुनिए। पाकिस्तान भले ही गिरोहबंदी में लगा हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक बैठक हुई। ये बैठक पाकिस्तान की मांग पर बुलाई गई। बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में राजदूतों ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की और पाकिस्तान से कुछ सख्त सवाल पूछे। मुख्य तौर पर 4 बिंदु चर्चा का विषय रहे। पहला, सुरक्षा परिषद में व्यापक स्तर पर पहलगाम हमले की निंदा की गई। दूसरा, हमले में लश्कर ए तैयबा की संलिप्तता से जुड़े सवाल उठाए गए। तीसरा, इस बात को रेखांकित किया गया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। और चौथा, पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट और परमाणु हमलों से जुड़े बयानों को तनाव बढ़ाने वाला बताया गया है इस यूएनएससी की मीटिंग में। मीटिंग के बाद भले ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से कहा गया हो कि उनके मकसद पूरे हुए, लेकिन असलियत सबको पता है। कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार की तमाम कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। भारत का विपक्ष भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों में सरकार के साथ है। हालांकि बीच बीच में विपक्षी नेता पहलगाम हमले में कथित सुरक्षा चूक को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। मसलन आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में कुछ ऐसा किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को पहलगाम आतंकी हमले से 3 दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कश्मीर यात्रा रद्द कर दी। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की यात्रा उनकी प्रस्तावित थी। उन्हें कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन वो दौरा रद्द हुआ। हालांकि इसके लिए खराब मौसम का हवाला दिया गया। इधर खड़गे के बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आईं। एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? बात नेताओं की हो रही है तो एक और अपडेट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 मई को हरियाणा के करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, माता पिता सबसे मिले। बीते दिनों हिमांशी का सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट करके ट्रोल किया गया था। घटिया बातें कही गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में कश्मीरी नागरिकों और देश के मुस्लिमों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें विलेन की तरह पेश किया गया। इन्होंनेपन की सीमाएं लांघी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल उन्हें मॉरल सपोर्ट देने पहुंचे। बात सपोर्ट की है तो जैसा हमने शुरू में कहा, इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है राष्ट्रीय एकता की, एक संदेश देने की कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला साथ मिलकर करना होगा। राष्ट्रीय एकता किसी संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देश के जजों के पास कितनी संपत्ति है, उनकी नियुक्ति कैसे हुई, किस कैटेगरी में हुई, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश कब की, ऐसी तमाम जानकारियां अब आपको आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को इन सब जानकारियों का विस्तृत ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कहा कि ऐसा पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के 33 सिटिंग जजों में से 21 की संपत्ति की जानकारी शेयर की गई। बाद में बाकी जजेस का भी ब्यौरा आएगा और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये पहली बार है इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की डिटेल्स को पब्लिक किया जा रहा है। पहले डिटेल्स होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, लेकिन कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय होते थे। अब जानते हैं किसके पास कितनी संपत्ति है।
देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, उनके पास साउथ दिल्ली में 3 बेडरूम का एक डीडीए फ्लैट, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 4 बेडरूम का फ्लैट, गुरुग्राम में 4 बेडरूम के फ्लैट में 56% की हिस्सेदारी, हिमाचल प्रदेश में एक पुश्तैनी घर में हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके पास फिक्स डिपॉजिट और बैंक अकाउंट में 55.75 लाख रुपए, पीपीएफ में लगभग 1 करोड़ रुपए, 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, एक मारुति स्विफ्ट कार है। अब बारी जस्टिस बी आर गवई की, जो इसी महीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। उनके पास क्या जानकारी है संपत्ति की? बांद्रा, अमरावती और डिफेंस कॉलोनी, बांद्रा मुंबई में है, अमरावती महाराष्ट्र में और डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में, यहाँ पर फ्लैट हैं। नागपुर में एक जगह और अमरावती में 2 जगह ज़मीन है। पीपीएफ में लगभग 6,60,000 रुपये, जीपीएफ में लगभग 36 लाख रुपए, 5,25,000 के गहने, 19,63,000 का बैंक बैलेंस। इसी तरह की और जानकारियां भी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस के बाद लिया गया। 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। अभी 3 जजों का एक पैनल इस मामले की जाँच कर रहा है। संपत्ति की जानकारी के साथ हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिफारिशों से जुड़ी जानकारियां भी पब्लिक की गई। ये जानकारियां 9 नवंबर 2022 से लेकर 5 मई 2025 के बीच की हैं। हाईकोर्ट जज के नाम के साथ साथ उनके सोर्स यानी किस सर्विस या बार से उनका वास्ता रहा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश का नोटिफिकेशन, नियुक्ति की तारीखों की भी जानकारी दी गई। साथ ही कैटेगरी के बारे में भी बताया गया कि किस समुदाय से आते हैं। ये जानकारी भी कि क्या नियुक्त किए गए जज किसी मौजूदा या रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के मुताबिक कॉलेजियम ने 406 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सरकार ने 221 को मंजूरी दी, बाकी या तो लंबित या खारिज। 406 में केवल 34 महिलाएं, 8 नाम अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति, 32 अन्य पिछड़ा वर्ग और 7 पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से थे। 14 उम्मीदवारों का रिश्ता मौजूदा रिटायर्ड जजों से था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को कैसे पढ़ा जाए? कई लोग कह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से ये प्रेशर बन रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए, तब ये कोर्ट की तरफ से अपनी छवि सुधारने की कोशिश है। बहरहाल दूसरी सुर्खी का रुख करते हैं, चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के युवाओं पर चल रही हैं पुलिस की लाठियां। ये युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के पास धरना दे रहे थे। लाठी खा रहे युवाओं की बस एक मांग, शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। छात्र जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वो इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाँ किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। पुलिस अधिकारी अनु कुमारी ने प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने को कहा। जब छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। लाठियों की मार से कई युवा चोटिल हुए। पुलिस ने हालांकि इससे इनकार किया। इस बीच एक छात्रा बेहोश भी हुई। मौके पर ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब छात्रों की मांग समझते हैं। टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा, इसे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी आयोजित कराता है। बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा के लिए 87,774 शिक्षक पदों की वैकेंसी निकाली। पहले परीक्षा मार्च 2024 में होनी थी, लेकिन पेपर लीक के चलते इसे जुलाई 2024 में किया गया। फाइनल रिजल्ट लगभग साल भर बाद यानी मार्च 2025 में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 51,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। लड़ाई बचे हुए पदों को लेकर छात्रों का कहना है, सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। सुनिए उनकी बात। मार के महिला को बेहोश कर दीजिएगा, ये आपका न्याय है। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। 4 दिनों से हम लोग, 4 महीनों से हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। मतलब कोई गुनाह नहीं किए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ गुंडागर्दी करने के लिए आए? लाठीचार्ज क्या चीज पे हुआ है? आप 4 महीना से गर्दन विभाग का खाना खर्चा कौन भरेगा? यही सरकार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है सर हम लोगों को, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रहे। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज की निंदा की और एक्स पर लिखा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय और अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्ष की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। बार बार बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है? लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आती है कि सरकार एक अहंकार में है। यह जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है, कायदे से वहाँ पर नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाठियों की बौछार हो रही है। बीपीएससी इन बातों को सुनने की बजाय बिल्कुल अहंकारपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करती है। ये पहला मौका नहीं है जब बीपीएससी को लेकर सवाल उठ रहे हैं या छात्र सड़कों पर उतरे। बीते साल दिसंबर में भी आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। आखिर कब इन छात्रों की मांगों को सुना जाएगा और कब एक अदद एग्जाम बिना दुश्वारी के पूरा होगा?
आज के ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का और सबसे ज्यादा अपने देश का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।